माननीय अध्यक्ष जी, इस परिसंवाद में बिल के बारे में चर्चा करनी है। 7 बिल मार्च के महीने में 2 स्थितियों में इस देश के सामने आए थे। एक बिल उसी महीने पारित हुआ था, अप्रैल के महीने में, उसकी चर्चा नहीं करनी है, अपनी चर्चा के क्षेत्र का भी नहीं है। हम सब जानते हैं कंपल्सरी एजुकेशन का बिल जो अब अधिनियम बन चुका है और जिसके क्रियान्वयन की दिशा भी बढ़ गई है, एक दिशा में है। इसके अतिरिक्त 6 ऐसे बिल थे जो सीधे सीधे उच्च शिक्षा को प्रभावित करने वाले। एक बिल की तो बड़ी चर्चा है, यूजीसी को रिप्लेस करेंगे। यूजीसी सहित ही देश में जो अन्य प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली अपेक्स बॉडीज हैं, उनको भी रिप्लेस करेंगे और उनके स्थान पर उच्च शिक्षा और शोध के लिए एक सर्वोच्च निकाय बनाना है, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसा जिसका नाम है, उसका बिल है। मैं उससे थोड़ी चर्चा शुरू करना चाहूंगा क्योंकि हम सारे लोगों ने उसके बारे में कुछ न कुछ पढ़ा है, कुछ न कुछ चर्चा की है, स्थान स्थान पर उसको लेकर के रिएक्शंस भी दिए हैं और उस बिल का विचार करेंगे। तो पिछले 2006 से लेकर के 2010 तक समूचे शिक्षा क्षेत्र में एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी हुई है, उस कॉन्स्पिरेसी का चित्र सामने आएगा। ये विधायक एक साथ 6 उच्च शिक्षा को प्रभावित करने वाले विधेयक उच्च शिक्षा को एक खास दिशा में परिवर्तित करने के उद्देश्य से आए थे। हम सारे लोग जानते हैं एक नॉलेज कमीशन बना 2005 में। 2006 में, अक्टूबर 2006 में उसने अपना पहला प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया था और मार्च 2009 में अपना अंतिम 270 पृष्ठों का दस्तावेज प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया। संयोग से जब पहला प्रतिवेदन उन्होंने अक्टूबर 2006 में प्रस्तुत किया था, उसी समय उच्च शिक्षा पर उनकी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में, और ये 2006 वो समय है जब यूजीसी अपनी स्वर्ण जयंती मना रही थी, उस रिपोर्ट में कुछ बातें अच्छी लगने वाली थी। देश में विश्वविद्यालयों की कमी है, इतनी कमी है कि संख्या को पूरा सरकार नहीं कर सकती है क्योंकि 1500 विश्वविद्यालय चाहिए। अब सरकार इस संख्या को पूरा नहीं कर सकती है तो 2 तरीके हैं, या तो सरकार विश्वविद्यालयों को पूरा करेगी या निजी क्षेत्र से पूरे किए जाएंगे। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को बनाने की दिशा में लोग प्रवृत्त हो, यह जो वर्तमान कानून है इसमें होने वाला नहीं है क्योंकि हर विश्वविद्यालय को बनाने के लिए एक अलग विधेयक लाना पड़ता है। इस नाते से कंपनीज एक्ट सेक्शन 25 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियों को विश्वविद्यालय के रूप में काम करने की सुविधा दी जाए, एक रिकमेंडेशन ये गई। दूसरा था कि विदेशी विश्वविद्यालय भी आते हैं तो उनको भी आना चाहिए और विदेशी विश्वविद्यालयों के एक्रेडिटेशन के लिए कोई एक अलग सिस्टम खड़ा होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि इस देश में विश्वविद्यालयों का जो व्याप है, जो उनका अधिकारिता क्षेत्र है, जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, वो बहुत बड़ा है। उन्होंने उदाहरण दिया था पूना विश्वविद्यालय का, नॉलेज कमीशन ने उदाहरण दिया था अपने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पूना विश्वविद्यालय का कि 1000 से अधिक कॉलेजेस का विश्वविद्यालय है। इस नाते से क्लस्टर ऑफ कॉलेज बनने चाहिए। अब थोड़ा और पीछे जाऊंगा, ये क्लस्टर ऑफ कॉलेज, ये विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश, ये पीपीपी, पी-क्यूब मॉडल, ये सब कुछ इस देश में कोई पहली बार हो रहे थे, उनके रिकमेंडेशन में ऐसा भी नहीं। इसकी एक प्रयोग भूमि रही तमिलनाडु। तमिलनाडु में सारे के सारे प्रयोग करके उसके परिणामों को देखा था। उसकी 2 चीजें, 2 प्रकार के एक्टिविज्म तो खत्म हुए, स्टूडेंट एक्टिविज्म भी खत्म हुआ है और टीचर्स एक्टिविज्म भी खत्म हुआ है।
कोई रिएक्शन हायर एजुकेशन के फील्ड से समाज को लेकर के नहीं उभरता है। ये पहली चिंता इस सरकार की थी कि हायर एजुकेशन को बोनसाई मॉडल में प्रस्तुत करना है और क्लस्टर ऑफ कॉलेज उसके मॉडल थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों की जो रचना स्वीकार की थी, यूरोप के विश्वविद्यालयों की रचना। विश्वविद्यालय और कॉलेज में थोड़ा यूरोप में अंतर करना मुश्किल होता है, इस नाते एक विश्वविद्यालय भारत से अधिक यूरोप में है। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की बात की जाए तो ये इसको विधायिक रूप देने का, इसको वैधानिक संवैधानिक ढांचा देने का प्रयोग पहली बार 2005 में हुआ था। एक बिल आया था राज्यसभा में जो पारित न हो सका, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को इस देश में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में काम करने की छूट देने की बात थी। दरअसल वो बैकडोर एंट्री जो विश्वविद्यालयों की हुई थी, आज सुबह के सत्र में 130 की संख्या आई थी विदेशी विश्वविद्यालयों की। वास्तविक संख्या आज की तारीख में 157 विदेशी विश्वविद्यालयों के दफ्तर, मैं कैंपस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, 157 विदेशी विश्वविद्यालयों के दफ्तर इस देश में काम कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालयों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं, कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ जबरदस्ती भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में रोकना थोड़ा कठिन काम है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एडमिशन की सुविधाओं ने उनको काम करने के रास्ते दिए हैं। 2006 में जो चर्चा शुरू हुई कि यह जो कुछ भी परिवर्तन दुनिया में आ रहा है, इस परिवर्तन को भारत के अंदर विधायी स्वरूप देना चाहिए। विधायी स्वरूप देने की बात क्यों आई? क्योंकि गैट्स की परिधि में एजुकेशन को स्वीकार करने के बाद भारत पर शिक्षा, विशेषतः उच्च शिक्षा के दरवाजे खोलने का बहुत दबाव था। लेकिन यह भारत के लोगों के प्रतिरोध के कारण से, सरकारों की मंशा के कारण से नहीं। क्योंकि सरकारों की मंशा इस नाते मैं कहूंगा कि गैट्स में भारत का प्रतिनिधित्व चर्चा के दौरान कॉमर्स मिनिस्ट्री करती है, और कॉमर्स मिनिस्ट्री एजुकेशन को भी सर्विस सेक्टर में ले आकर के उसके दरवाजे खोलने के लिए बेताब थी। लेकिन जन प्रतिरोध ऐसा था कि उस जन प्रतिरोध के कारण से गैट्स की परिधि के में शिक्षा नहीं आ पाई, और भारत के प्रतिरोध का परिणाम था कि